यहाँ पर लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण नियम यानी कि कक्षा 12 अगर आप फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं आपको पूरे किताब से उन 5 नियमों की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में एग्जैक्टली पूछे जाते हैं। तो आप सभी लोग क्या करेंगे दोस्तों, चैनल को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। सभी महत्वपूर्ण नियमों की बात करेंगे। यहाँ पर पहला नियम आपके सामने क्या है, कूलाम का नियम, दूसरा किरचॉफ का नियम, तीसरा ओम का नियम, चौथा एम्पियर का नियम और पांचवा फैराडे का नियम। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसमें से आपको कितने नियम याद हैं। सभी लोग बताएंगे और जिनको नहीं याद है आज हम याद करवाने वाले हैं और अच्छी तरीके से आपको हम बताने वाले हैं। तो बस आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहना है और साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। सभी महत्वपूर्ण नियम की बात करेंगे तो हम पहले नियम की बात करेंगे जो आपके लिए है, कौन सा है, कूलाम का नियम। कौन सा नियम है, कूलाम का नियम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, ठीक है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। चलिए आपको समझाते हैं। कूलाम का नियम देखिए क्या होता है, इसमें आपको एक चीज़ ध्यान देना होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। चीज़ क्या है, ध्यान दीजिएगा। इस नियम के अनुसार हम क्या जानेंगे, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कौन सा है, कूलाम का नियम। इसमें देखेंगे कि इस नियम के अनुसार क्या होगा। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों Q1 व Q2 के बीच लगने वाला विद्युत बल उनके परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी की व्युत्क्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। हमने कहा एक हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, एक हमारे पास माइनस क्यू आवेश है, ठीक। और ये दोनों आवेश हम कह रहे हैं कि आर दूरी पर स्थित हैं। कहाँ पर, आर दूरी पर स्थित हैं। कहाँ पर, आर दूरी पर क्या हैं, स्थित हैं, ठीक है ना, आर दूरी पर स्थित हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है इनके बीच जो बल लगेगा वह कितना लगेगा, जी आपको बताना है। और आपने यही अगर फाइंड कर लिया, ठीक है ना, अगर यही आपने फाइंड कर लिया तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपने एफ को फाइंड कर लिया तो आपको यहाँ पर कूलाम का नियम मिल जाएगा। कह रहा है कि इनके बीच जो लगने वाला बल है, ये जो बल है ना, वो क्या कह रहा है, इनके बीच जो लगने वाला बल है वो चीज़ क्या है कि उनके परिणामों के गुणनफल के, परिमाणों के गुणनफल के, यहाँ परिमाण होना चाहिए, तो परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी Q1 और Q2 के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, यानी Q1 इंटू Q2 समीकरण नंबर 1 इसको हम मान लेंगे। पहला समीकरण तो यही आपका हो जाएगा। तो समझ में आया कि नहीं समझ में आया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए जी आगे समझ में आ गया आपको, अब थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। दूसरे पॉइंट में क्या कर रहा है, उसके बीच की दूरी, दूरी कितना है, आर है, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी जो बल है उसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी इसके अपोजिट में होगा। तो ये समीकरण नंबर 2 आपका बन जाएगा, ठीक। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पर हमने क्या किया। पहले हमने क्या किया, हमने दो आवेश लिया, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हमने आर रखा और कह रहा है कि इसके जो बल लग रहा है ये आपको फाइंड करना है। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 समीकरण नंबर 1, एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। अब समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या लिखेंगे, 1 और 2 से यहाँ पर हम क्या लिखने वाले हैं, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और यहाँ पर इंटू 1/r², क्योंकि ये एफ के दोनों बराबर हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा एफ बराबर 1 लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चा लोग, यहाँ पर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इंटू Q1 Q2/r², ठीक है ना। यही हमारा क्या है, कूलाम का नियम है, जहाँ
एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता क्या है? वैद्युतशीलता, ठीक है ना जी, आपके लिए हो जाएगी। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको क्या दे रखा है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं। तो अगला नियम हमारे पास क्या है? किरचॉफ का नियम। क्या है? किरचॉफ के नियम को भी पढ़ेंगे और इसको भी अच्छी तरीके से समझिएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या है, किसी विद्युत परिपथ में, ध्यान दीजिए, मान लीजिए हमारे पास कोई विद्युत परिपथ है, ठीक, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का जो बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। कहने का मतलब, अगर ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, जो प्रथम किरचॉफ ने एक नियम दिया, उस नियम को उन्होंने उसमें क्या बताया, इसे उस नियम को उन्होंने कहा ये धारा का नियम है, ले लो, लिख लो और बच्चों आप सवाल सॉल्व करो। तो उन्होंने क्या बताया इस नियम में? उन्होंने बताया कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, क्या, किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का, मान लीजिए कोई हमारे पास विद्युत परिपथ है, उसका एक संधि हमने मान लिया ये है, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का योग, मान लीजिए कुछ धाराएं आ रही हैं, कुछ धाराएं यहाँ से निकल रही हैं, ठीक है ना। मान लीजिए I1 और I2, ये हमारी I3 है, ये हमारी I4 है। तो ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये I4 है, ठीक। तो हम कह रहे हैं कि जो हमारी धाराएं I1 और I2 हैं ये संधि की ओर आ रही हैं, ये मिल रही हैं और यहाँ से ये दूर जा रही हैं। इसको आप लोग उल्टा कर लीजिएगा, यहाँ से ये दूर जा रही हैं, ठीक है ना। मतलब ये यहाँ से निकल रही हैं, यहाँ पे आ रही हैं, ठीक। तो जो इनका समस्त बीजगणितीय योग होगा सिग्मा आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर आने वाली धाराओं को हम प्लस में लें और जाने वाली धाराओं को माइनस में लें तो प्लस I1 प्लस I2 माइनस I3 और माइनस I4 क्या हो जाएगा? माइनस I4, ठीक है ना जी, आपके लिए हो जाएगा। अब देखिए बराबर किसके है? 0 के बराबर है। ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? I1 प्लस I2 बराबर I3 प्लस I4। यही आपका क्या है? किरचॉफ का धारा का नियम है, ठीक है ना। और मैं आपको एक क्वेश्चन इस पर करवाता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन देखिएगा। मान रहे हैं कि हमारे पास कोई संधि है, यहाँ पे धाराएं आ रही हैं, ठीक है ना, यहाँ पे धाराएं आ रही हैं। मान लीजिए इसमें 2 एम्पियर की धारा है, इसमें 5 एम्पियर की धारा है और इसमें 6 एम्पियर की धारा है और इसमें 7 एम्पियर की धारा है, ठीक है ना। और एक धारा हमारी कितना आ रही है? आई आ रही है। तो इसमें कह रहा है आई का मान फाइंड करिए। तो कितने लोग इसको कर लेंगे सवाल को? सभी लोग कमेंट में बताएंगे सर मुझे ये सवाल समझ में आ गया। अब देखिए क्या कर रहा है, संधि की ओर आने वाली धाराओं को प्लस से और संधि से दूर जाने वाली धाराओं की, देखिए दूर जा रही है, ये भी दूर जा रही है आपकी, तो इसको माइनस में रखेंगे, यानी आई प्लस आई, ठीक, और प्लस 5 प्लस 2, और देखिए ये 6 है, बाहर जा रही है तो -6, ठीक, और ये बाहर जा रही थी -7 बराबर 0, यानी 5 प्लस आई प्लस 7 बराबर, ये उधर जाएगा तो 13 आपका हो जाएगा, 7 6 13। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 13 माइनस 6, यानी कि आई बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 में से 13 घटाएंगे तो 7 आपका आ जाएगा, 7 एम्पियर आपकी धारा आ जाएगी। तो आपको समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सभी को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। चलिए अब देखिए इसमें इन्होंने एक वोल्टेज का नियम भी दिया था। वोल्टेज का नियम क्या है? तो इनके द्वितीय नियम की बात करेंगे, वोल्टेज के नियम की बात करेंगे तो वोल्टता का नियम, इसके बाद हम ओम का नियम पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा एग्जाम में इससे पूछता है और इतना ज़्यादा इससे न्यूमेरिकल पूछते हैं कि आपका यहाँ पर इसका कोई तोड़ नहीं, क्योंकि ओम का नियम किसी भी सर्किट में लागू हो सकता है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखें द्वितीय नियम क्या है? वोल्टता का नियम, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंद पास के, क्या कर रहा है? किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बंद पास के विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा, क्या? विभिन्न भागों में प्रवाहित धारा
एवं संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग पास में लगे समस्त विद्युत वाहकों बल के योग के बराबर हो। कहने का मतलब कि अगर हमारे पास कोई बंद परिपथ है इस तरीके से, मान लीजिए इसको हम मान ले ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए ई, इसको मान लीजिए एफ। तो ये आपके लिए क्या है, एक बंद परिपथ आपके लिए बना रहा है। क्या बना रहा है, एक बंद परिपथ बना रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक बंद परिपथ बना रहा है ना, तो बंद परिपथ जब आपके लिए यहाँ पर बना रहा है तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक चीज़ को ध्यान दीजिएगा। देखिए ए सी डी और बी एक बंद परिपथ बना रहा है और कह रहा है कि इसमें जो प्रतिरोध R1 लगा है और जो धारा I1 लगी है, ठीक है ना, और जो प्रतिरोध R2 लगा है और जिसमें धारा I2 बह रही है, इसके यानी प्रतिरोधों के गुणनफलों का योग और उसमें समस्त लगी विद्युत वाहकों बल के योग के बराबर होगा। कहने का मतलब अगर हम इस दिशा में चलें, किसमें, अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस दिशा में चलें, क्या इस दिशा में अगर हम चल रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस दिशा में चल रहे हैं तो प्लस माइनस, या प्लस माइनस, अगर यहाँ प्लस माने यहाँ माइनस माने तो यहाँ प्लस मानिए यहाँ माइनस मानिए, क्योंकि हम इस दिशा में चल रहे हैं तो प्लस से माइनस की ओर चलते हैं। तो यहाँ क्या मानेंगे आप, यहाँ पर भी आप क्या मानेंगे, यहाँ पर भी आप क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। यहाँ पर आप क्या मानेंगे, यहाँ पर आप क्या, देखिए यहाँ पे देखिए छोटा था तो प्लस है ना, यहाँ पे उल्टा हो जाएगी तो यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में चलने लगेंगे तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर प्लस। तो इस तरीके से आपको चलना होगा। तो अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो I1 R1 इंटू I1 R1। अब फिर देखिए यहाँ पर एक आपका प्रतिरोध लगा हुआ है तो माइनस, देखिए क्यों माइनस, क्योंकि हम धारा के विपरीत दिशा में अब आ गए। किस में आ गए, धारा के विपरीत दिशा में आ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आर, यानी कि I2 R2 क्या हो जाएगा, I2 R2 बराबर, यहाँ देखिए धारा की दिशा में चल रहे हैं तो प्लस E1, फिर धारा के विपरीत दिशा में आ गए तो माइनस E2। ठीक, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। और कितना भी बड़ा आपके लिए लूप दे दिया जाए और आप लोग इसी तरीके से सॉल्व करिएगा। यहाँ पर क्या करिएगा, जहाँ जहाँ रेजिस्टेंस लगा है पहले उसको काउंट करिएगा। धारा की दिशा में चल रहे हैं तो आप प्लस लिखेंगे, अगर धारा के विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो उसको माइनस से काउंटिंग करेंगे। ठीक, इसी तरीके से वोल्टेज में भी करेंगे तो सेम टू पैटर्न आपको यही सारा रहेगा। तो I1 R1 माइनस I2 R2 बराबर E1 माइनस E2। ठीक है ना। दूसरे बंद पास में I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3, यानी ध्यान दीजिएगा, देखिए अगर इसमें चलेंगे तो प्लस से माइनस की ओर चल रहे हैं तो प्लस यहाँ पर हो जाएगा I2 R2, प्लस यहाँ लगाएंगे, इधर आएंगे तो धारा किस दिशा में चल रहे हैं तो इसमें भी प्लस आपका होगा। तो I1 प्लस I2 इंटू R3 बराबर E2। यहाँ पे एक ही आपको मिलेगा, ये देखिए प्लस और माइनस की ओर चल रहे हैं, इसमें आपको सेम टू सेम वही मार्ग मिल रहा है तो यहाँ पे प्लस ही होगा। तो समीकरण नंबर 2। इसी तरीके से आपको पूरा सोल्यूशन करना है, यही आपका द्वितीय वोल्टेज नियम है। ठीक है ना। तो समझ में आया, इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम धारा का मान इसमें निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला नियम हमारे पास आता है ओम का नियम, उसके बाद हमारे पास क्या आएगा एम्पियर का नियम, उसके बाद फैराडे का नियम। चलिए सबको एक एक बारी बारी से पढ़ते हैं। तो ध्यान दीजिए, अगला नियम जो हमारे पास आएगा ओम का नियम। जी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया नियम है। ठीक है, ओम का नियम क्या होता है। तो एक वैज्ञानिक थे साइमन ओम, ठीक है ना। तो उन्होंने इस नियम को दिया था, उन्होंने कहा अगर आपके पास कोई चालक है, उन्होंने क्या कहा कि अगर आपके पास कोई चालक है, ठीक, अगर इसकी हम भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, आयतन, ठीक है ना, इसमें कोई परिवर्तन ना किया जाए, ना लंबाई में, ना दाब, ना आयतन में, कोई भी इसमें परिवर्तन ना किया जाए, तो इसमें जो धारा बह रही है, ठीक है ना, ठीक है ना, जो धारा बह रही है वो वोल्टेज की अनुक्रमानुपाती होगी। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये वोल्टेज क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी। यानी इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब व आयतन नियत रखी जाए तो उस चालक के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर है चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या V इसको हटाएंगे तो क्या लिखेंगे कि RI, क्या लिखेंगे RI, या R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपान I। क्या V अपान I, इसको कैपिटल या स्मॉल में कुछ भी लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक,
तो यही क्या है, ओम का नियम है। पूछ लेगा अगर किसी चालक में 20 एम्पियर की धारा बह रही है और उसका जो वोल्टेज है 220 वोल्ट है, तो उसमें उत्पन्न प्रतिरोध का मान बताइए। ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, वोल्टेज कितना 220 है और आई कितना है 20 एम्पियर है। ठीक है ना, वोल्टेज है ये। तो इसमें पूछ रहा है आर का मान क्या होगा, आर का मान क्या होगा, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी अपान आई, यानी कि 220/20, यानी 2 से 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ये आपका आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 ओम। ठीक, प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा ओम। आर क्या है, एक ओम नियतांक है या प्रतिरोध है, इसको मान सकते हैं। तो कोई दिक्कत यहाँ तक आपको नहीं हुई होगी। चलिए अब देखिए अगला नियम जो हमारा एम्पियर का नियम है। एम्पियर का नियम है, एम्पियर भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम को गॉस का नियम भी समतुल्य है। यह नियम जो है गॉस के नियम के समतुल्य है। जो नियम है ना, यह गॉस के नियम के समतुल्य है। इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र B का, मान लीजिए कोई हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र है B का, किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन यानी क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर V डॉट वेक्टर dl वक्र द्वारा घिरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित धारा I का μ0 गुना होता है। क्या होता है, μ0 गुना होता है। ठीक है ना। क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl बराबर μ0 आई, क्या μ0 आई, जहाँ μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है। ठीक, तो इस नियम को आप लिख लीजिएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है और बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है, इसको भी लिख लीजिएगा। अगला नियम हमारे पास आता है फैराडे का नियम। क्या, फैराडे का नियम। ठीक है ना। तो प्रथम नियम देखिए, फैराडे का जो प्रथम नियम है वह नियम क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जब किसी परिपथ में से क्या कर रहा है, जब किसी परिपथ में से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। मान लीजिए कोई हमारा परिपथ है, उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक, तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कहने का मतलब मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ पर क्या आ रहे हैं, मान लीजिए आपके लिए चुंबकीय बल रेखाएं हैं। ठीक है ना, आपके लिए जो रेखाएं हैं यहाँ पे आपको दी रखी हैं। इसमें कह रहा है कोई आपका रखा है जो है, इसको हम क्या कर रहे हैं, परिवर्तित कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो ये फ्लक्स क्या हो रहे हैं, कट रहे हैं। जब कट रहे हैं इसमें क्या हो जाएगी, एक धारा उत्पन्न हो जाएगी या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। तो उससे क्या होगी, एक धारा उत्पन्न हो जाएगी। ठीक, तो यदि परिपथ बंद है तो उसमें प्रेरित धारा बहने लगती है और तब तक बहती है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। तो जब ये परिपथ हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे और इसको घुमाएंगे तो इसमें क्या होगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। उसके द्वारा क्या होगा, धारा प्रवाहित हो, धारा उत्पन्न होने लगेगी। यह धारा तभी तक रहेगी जब तक इसको हम घुमाएंगे। जब इसको घुमाना बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगी धारा। ठीक है ना। द्वितीय नियम की बात करेंगे। द्वितीय नियम देखिए क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वह चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के ऋणात्मक दर के बराबर होता है यदि डेल्टा टी समयांतराल में, क्या डेल्टा टी समयांतराल में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई, क्या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई हो तो प्रेरित विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस डेल्टा फाई अपान डेल्टा टी। यदि डेल्टा टी बराबर 0 तो E बराबर माइनस n डी फाई अपान डी टी। ये आपके लिए हो जाएगा। यहाँ पर अगर ऋणात्मक चिन्ह की हम बात करें तो वो क्या है, मैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ। ऋणात्मक चिन्ह प्रदर्शित करता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। क्या करता है, सदैव फ्लक्स परिवर्तन का विरोध करता है। तो ये आपके लिए 5 नियम थे मेरे प्यारे बच्चों जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों जय हिंद जय भारत।